आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बुक 1 चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी को पढ़ेंगे, जो कि एक पोयम है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित है। वह एक अमेरिकन कवि थे। वह ग्रामीण जीवन में अपने यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल भाषण के लिए जाने जाते हैं। ये कविता 1916 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। ये कविता हमारे द्वारा किसी विकल्प के निर्णय लेने पर आधारित है, अर्थात हमारे पास किसी चीज़ को करने के विकल्प तो कई होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। आज हम इस कविता में वही पढ़ेंगे। आइए अब कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो आपको पोएम पढ़ते टाइम काम आएंगे। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होना। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब छोटे छोटे जंगल। वांटेड वियर, वांटेड वियर मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हो। हेंस मतलब अतएव। ये कुछ मेन कीवर्ड्स हैं, बाकी मैं आपको पोएम पढ़ते पढ़ते भी समझा दूंगी। आइए अब हम अपनी पोएम पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें वे किसी घने जंगल के माध्यम से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल भी पीला दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस एक वक्त ऐसा आता है जब रास्ता दो भागों में बंट जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरे हुए हैं और ये निर्णय करना लेखक के लिए बहुत ही कठिन होता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते में चल सकते हैं। इसलिए ये लेखक के लिए दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। सेकेंड स्टैंजा देखिए। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दौरे पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्ते को भली भांति देखते हैं और यह निर्णय करते हैं कि वह दूसरे रास्ते से जाएंगे, और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे घास सी हरी भरी घास उगे हुए हैं, अर्थात उस रास्ते से अभी तक कोई भी गुजरा नहीं है। जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई दे रहा है, अर्थात उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे, और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थीं और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ता है। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री नहीं गुजरा है। थर्ड स्टैंजा देखिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि दोहरे रास्ते में खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि कौन से रास्ते में जाना है और कौन से रास्ते में नहीं, कि तभी फिर कवि इस परिणाम में पहुंचते हैं कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है कि दोनों ही रास्तों में से ऐसे कोई पैरों के ताज़ा निशान अर्थात पत्तों के कुचल जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर कवि दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हैं और यह सोचते हैं कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चले जाएंगे, जबकि उन्हें भली भांति यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएंगे या नहीं, ये उन्हें खुद भी नहीं पता है। और फिर कवि को ये भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन से रास्ते कहाँ मिलेंगे किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हों ये भी नहीं पता, अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुँच जाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। फोर्थ स्टैंजा देखिए।
I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने द्वारा किए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था, और अब भविष्य में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया, और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। अंततः कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय से उनके जीवन में अच्छा प्रभाव भी डाला है, अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। आइए अब क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? जो यात्री थे उनने अपने आप को कहाँ पाया और उन्होंने कौन कौन सी समस्याएं फेस की। सेकेंड, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। आपको डिस्कस करना है कि जो फ्रेजेस नीचे दिए गए हैं वो आपके लिए क्या मतलब रखते हैं। फर्स्ट, येलो वुड। सेकेंड, इट वॉज अ ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। थर्ड, द पासिंग देयर। फोर्थ, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। एंड फिफ्थ, हाउ मेनी लीड्स ऑन टू वे। थर्ड देखिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स दैम। क्या दोनों रोड्स के बीच में कोई डिफरेंस था जैसे कि पोएट उन्हें डिस्क्राइब करते हैं इन स्टैंजास 2 and 3। जो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया है, क्या उन दोनों में कुछ अंतर था। इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम, जो लास्ट की 2 लाइन थी पोएम की उसमें। फोर्थ, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? आपको क्या लगता है जो पोएम की लास्ट 2 lines थी उनका क्या मतलब है? जब पोएट अपने पीछे देखता है अपने पास में, तब उसको क्या लगता है कि उसका ये निर्णय वो अपने निर्णय पे पछताता है या उसे एक्सेप्ट करता है। सेकेंड देखिए, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर, और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू मेक द चॉइस? फॉर व्हाट रीज़न? क्या आपने कभी भी कोई डिफ़िकल्ट निर्णय लिया है या डिफ़िकल्ट चॉइस आपके सामने ऐसा आया है कि आपको डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ी हो, या फिर आपको कभी करनी पड़ सकती है? आप कैसे उसका चयन करेंगे, कैसे? रीज़न आपको लिखना है। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं, किसी चीज़ का चयन कर लेते हैं, उसके बाद क्या आप सोचते हैं कि क्या हो सकता था या क्या होता, या फिर आप उसे जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? नीचे देखिए एक कोट लिखा है, टाइम इज़ नॉट मेजर्ड बाय पासिंग ऑफ ईयर्स बट बाय व्हाट वन डज, व्हाट वन फील्स एंड व्हाट वन अचीव्स। जो समय है वो जो साल हैं उनके गुजरने से मेज़र नहीं किया जाता, मापा नहीं जाता, बट वो इस तरह से मापा जाता है कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं, और क्या आप अचीव कर रहे हैं, कितनी आपको सफलता मिली है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कोट लिखा गया है।